नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के बारे में। जो भारत सरकार की यानी कि भारत के केंद्रीय बैंक की आरबीआई की जो मौद्रिक नीतियां हैं उसके बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। ये आपको पता है कि जो मौद्रिक नीतियां बनाने की जो जिम्मेवारी है भारत में वो आरबीआई को है, यानी भारत का केंद्रीय बैंक, जिसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानें कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, मौद्रिक नीति है क्या। तो इसको सरल शब्दों में जानें तो सिंपल यह है कि मुद्रा प्रवाह की व्यवस्था को ही हम मौद्रिक नीति कहते हैं। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के मुद्रा प्रवाह की व्यवस्था को मौद्रिक नीति कहते हैं। ये जो मौद्रिक नीतियां हैं इसके माध्यम से किया क्या जाता है, अगर मार्केट का तरलता काफ़ी बढ़ गया है, यानी तरलता बढ़ने का मतलब है कि मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में उसको नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, तो उसके लिए क्या नीतियाँ होगी। या तो मांग काफ़ी घट गया है, कम गया है ना, जिससे आर्थिक समृद्धि प्रभावित हो रहा है ना। मुद्रास्फीति कहने का मतलब है कि बढ़ नहीं रहा है लेकिन लोगों का डिमांड ही नहीं है, मार्केट में तरलता ही नहीं है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में यहाँ पे बात करें। कहने का मतलब है कि अगर हम एक इसका सार के रूप में देखें तो मुख्यतः इसके तहत ये किया जाता है कि हमारा मुद्रास्फीति जो है वो भी नियंत्रित रहे, और जब मुद्रास्फीति नियंत्रित रहेगा तो हम आर्थिक समृद्धि की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो आइए हम आज बात करेंगे इस पे कि इसके लिए आरबीआई क्या क्या नीतियाँ अपनाती है, इसका क्या क्या उद्देश्य है ना, इसके लिए कौन कौन से उपकरण का यूज करती है आरबीआई, इस पे बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत में जो मौद्रिक नीति की जिम्मेवारी है, मौद्रिक नीति भारत की कैसी होगी, इसकी जिम्मेवारी किसको है, आरबीआई को है। मुद्रा के प्रवाह की व्यवस्था को ही हम कहते हैं मौद्रिक नीति, ये आप समझ चुके हैं। कि मौद्रिक नीति जो है प्रतिवर्ष अप्रैल में जारी की जाती है, प्रतिवर्ष अप्रैल में जारी की जाती है, और इसका प्रत्येक 2 माह पर इसका समीक्षा होता है, प्रत्येक 2 माह पर इसका समीक्षा किया जाता है। तो ये चीज़ आप भी समझ गए होंगे। इसके बाद इसको हम बताएं कि आपको इसका मूल उद्देश्य जो होता है मौद्रिक नीति को लागू करने का या इसको चलाने का, इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि मुद्रास्फीति को ही नियंत्रित रखें, है ना। इसके साथ साथ आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन करें। आर्थिक समृद्धि का मतलब आप समझे होंगे, हम इससे पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में कुछ तकनीकी अंतर है ना। यानी आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य ये होता है कि भारत के प्रत्येक लोगों का विकास, है ना, कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं रहे, इसका हम उपाय करते हैं, ये चीज़ सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा अगर हो जाता है तो हम कहेंगे कि आर्थिक समृद्धि हो चुका है। हर लोगों को पास बुनियादी सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान से कोई भी वंचित नहीं है, तो हम कहेंगे कि देश का आर्थिक समृद्धि हो चुका है। इसके साथ एक और आरबीआई यहाँ पे करती है, मुद्रा विनिमय दर को संतुलित बनाए रखती है। यानी कि घरेलू मुद्रा के सापेक्ष विदेशी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित बनाए रखने का भी प्रयास करती है, क्योंकि यह भी एक इफ़ेक्ट होता है। उसका इफ़ेक्ट हम आगे बात करेंगे क्या क्या होता है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, रुपया अगर डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा तो क्या होगा, अगर कमज़ोर होगा तो क्या होगा, एक हम अलग टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना समझिए कि मुद्रा विनिमय दर को भी संतुलित बनाए रखने का प्रयास करती है अपनी मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आरबीआई, है ना। अब इसके साथ हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन कौन से उपकरण का उपयोग करती है आरबीआई जो है, कौन कौन से उपकरण का उपयोग करती है अपने मौद्रिक नीतियों को प्रभावशाली बनाने के लिए, या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, है ना। तो देखिए, आइए
मौद्रिक नीति की जो उपकरण है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक है ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक, और दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल। एक ट्रेडिशनल है, दूसरा नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल के अंतर्गत हम मात्रात्मक उपकरण की बात करते हैं और एक गुणात्मक उपकरण की बात करते हैं। मात्रात्मक उपकरण में कौन कौन आता है इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। इसके अंतर्गत, मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत पहला है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है बढ़िया से, है ना। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन होता क्या है कि हमेशा हमारा जो दिनचर्या है उसमें इसका प्रयोग नहीं होता है, तो अक्सर हाँ हम भूल जाते हैं, है ना। तो आप बार बार इसे देखते रहिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए, है ना। उसको हमेशा एक नज़र देख लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट ध्यान में रहेगा। तो इसके अंतर्गत होता क्या है, हम इस पर बात करेंगे। CRR, तो इसमें क्या होता है कि RBI जो है कहती है बैंकों को कि तुम अपना एक निश्चित हिस्सा, है ना, मेरे पास कैश के रूप में रखो। और वो निश्चित हिस्सा क्या होता है, वो निश्चित हिस्सा अभी वर्तमान में 3% है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा 3% ही था और 3% ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये जब अप्रैल में अपनी मौद्रिक नीतियाँ जारी करती है RBI, तो उसमें इसको बढ़ा सकती है भी, घटा सकती है भी। ये कहने का मतलब है कि फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल 3% है। आप इसे करंट एस्पेक्ट में गूगल से सर्च करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, 3% कैश के रूप में RBI के पास रखना होता है बैंकों को। किसका, कितना का 3%, उसका कुल NDTL का। अब हम NDTL आपको बता चुके हैं कि NDTL क्या होता है। तो बैंकों के पास कुल जमा राशि होता है, उसके पास जितना जो है पैसा है ग्राहकों का जमा, उसी को हम NDTL कहते हैं। तो वो NDTL का 3% उसको कैश के रूप में RBI के पास रखना होता है। ये हो गया कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर 3% है। देखो देखिए बैंक क्या चाहता है, बैंक क्या चाहती है, बैंक जो है ये हमेशा ये प्रयास उसका रहता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को कर्ज दें, क्योंकि बैंकों का काम ही है ग्राहकों से पैसा लेना और उस पैसे को ही लोगों को कर्ज देना, कर्ज पे ब्याज प्राप्त करना, उसी से बैंक को मुनाफा होता है। अब यहाँ पे अगर ये 3% पर तो ब्याज नहीं मिल रहा है, RBI जब अपने पास रख रही है तो वो पैसा का यूज RBI भी नहीं करती है, वो पैसा सिर्फ रखा हुआ रहता है ना। तो यहाँ पे पैसा का यूज ना RBI करती है ना बैंक करती है। अगर इसको घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इतना भी शॉर्ट समझ लीजिए कि अब 3% है, इसको मान लीजिए कि हम 5% कर देंगे, तो बैंकों का लोन देने का जो कैपेसिटी होगा, ऋण देने का जो कैपेसिटी होगा, क्या हो जाएगा, कम जाएगा ना। तो यानी कहने का सिंपल बात है कि अगर इसको हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मार्केट का तरलता कम जाएगा। तरलता क्यों कमेगा, क्योंकि बैंकों का जो लोन देने का कैपेसिटी है वो कम जाएगा, है ना। तो ये हुआ CRR। अब ऐसा क्यों करती है, जब मार्केट में तरलता काफ़ी बढ़ जाएगा, है कि नहीं, तभी इसको बढ़ाया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक जो है बैंकों को RBI के पास रखना पड़ेगा, यानी RBI पैसा सोख लेगी तो तरलता कमेगा, है ना। हम इस पर डिटेल से ही बात करेंगे, लेकिन अभी इतना सिर्फ ये समझिए। दूसरा है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी वैधानिक तरलता अनुपात। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है वैधानिक तरलता अनुपात की अगर हम बात करें तो इसमें 18% पैसा, यानी अभी फ़िलहाल डेटा है ही, ध्यान रखिएगा, 18% बैंकों को RBI के पास रखना होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपने नहीं, RBI के पास, सॉरी, RBI के पास नहीं, ये बैंकों को अपने पास रिजर्व रखना होता है ना, SLR के रूप में 18%, जितना NDTL उसका है, NDTL का 18% उसको रखना होता है। अब उसको किस रूप में रखेगा ये समझिए। यहाँ पे तो कैश के रूप में रखा, CRR जो है कैश के रूप में, लेकिन यहाँ पे इसको ऑप्शन है बैंकों को कि आप ज़रूरी नहीं है कि कैश के ही रूप में रख सकते हैं,
आप इसका गोल्ड खरीद सकते हैं, यानी सोना खरीद लीजिए, जितना आपका NDTL है उसका 18% का गोल्ड खरीद लीजिए। या तो आप कैश के रूप में भी रख सकते हैं, अगर आपको मन है कि कैश के रूप में रखें तो कैश के रूप में भी रख सकते हैं। या अगर इसमें भी नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखिए, है ना, सरकारी प्रतिभूतियां के रूप में रखिए। सरकारी प्रतिभूतियां क्या होते हैं ये भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बैंक, जाहिर सी बात है बैंकों को 18% रखना है, गोल्ड रखेगी तो इसमें रिस्क है, क्योंकि सोना का दाम जो है घटता बढ़ता रहता है। तो इस स्थिति में अगर मान लिया जाए कि दाम काफ़ी ज़्यादा घट गया तो बैंकों को नुकसान हो जाएगा, तो इसमें रिस्क है। कैश में रखने में कोई फ़ायदा ये नहीं है कि इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, है ना, तो इसमें भी बैंक रखना पसंद नहीं करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है यानी सरकारी प्रतिभूतियां हैं, इसमें रखने में उसको फ़ायदा है, क्योंकि इस पर उसको ब्याज भी मिलता है ना। तो आपको ये जानना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है। तो सिंपल इस पर हम एक अलग टॉपिक्स के रूप में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको हम सिंपल एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में RBI द्वारा जारी किया जाता है। और ये जारी क्यों किया जाता है? सरकार को अगर पैसे की ज़रूरत होती है सरकारी व्यय करने के लिए, उसे रोड बनाने के लिए, है ना, बड़े बड़े इमारत बनाने के लिए, और भी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए अगर पैसे की ज़रूरत होती है सरकार को, तो उस स्थिति में सरकार बोलती है RBI को, गवर्नमेंट जो है RBI को बोलती है कि आप ऐसा करो भैया, हमको पैसा की ज़रूरत है, पैसा हमको व्यवस्था करो, तो उसके लिए हमको कर्ज दो। तो ये RBI बोलती है ठीक है, ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर देती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है जारी करके बैंकों को बताती है कि आप जो है ये कहने का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक खरीदती है, बैंक उसके बदले में पैसा देती है। अब बैंक से पैसा कहाँ चला गया? RBI के पास। RBI पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? गवर्नमेंट को। तो ये जो अब इस पूरी व्यवस्था में जो है ये जो गवर्नमेंट है ब्याज अदा करती है, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उस पर जितना पैसा लगती है उस पर वो ब्याज अदा करती है। तो यानी कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ख़रीदने में, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखने में बैंकों को पैसा लाभदायक होता है, यानी फ़ायदा होता है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि SLR क्या होता है, यानी SLR को SLR के रूप में 18% पैसा रखना होता है NDTL का, कुल NDTL का, यानी ND जो है 18%। आप ये समझें कि इसमें किस किस रूप में रख सकता है। जाहिर सी बात है इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में बैंक रखना पसंद करेगी और रखती भी है इसी रूप में। CRR समझ गए, SLR समझ गए। तीसरा है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाज़ार की प्रक्रियाएं। अब इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान समझिए। इसमें अभी आपको हम बताए कि बैंकों को जो मुख्य काम होता है ग्राहकों का पैसा जमा करना और उस पैसों को फिर लोगों को ऋण देना, ऋण प्रदान करना। तो इस पूरी व्यवस्था में उसको एक रिस्क ये भी होता है, ऋण देने में एक रिस्क ये होता है कि उसका पैसा डूब सकता है। उसका पैसा जो है विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग लेकर भाग सकते हैं, है ना। तो उस स्थिति में बैंक ये चाहती है कि हम वैसे लोगों को पैसा दें जहां एकदम बिल्कुल पैसा सेफ़ हो, उस पर ब्याज भी मिलता रहे और सेफ़ हो। तो उस स्थिति में एक ऑप्शन उसके पास रहता है OMO। इसके तहत क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, देखिए यहाँ पे बाउंडेशन था कि 18% तो रखना ही है SLR में, लेकिन यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। बैंकों को लगता है कि सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने में हमको फ़ायदा है कि नहीं, तो वो अधिक से अधिक इसे, अगर सरकारी प्रतिभूतियों पर अगर उसको अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है सरकारी प्रतिभूतियों में रिस्क तो नहीं है कि हमारा पैसा यहाँ पे डूब जाएगा, क्योंकि सरकार ले रही है, सरकार कहाँ जाएगी, सरकार का ही तो सब कुछ है। तो यहाँ पे डूबने का डर नहीं रहता है। तो इस स्थिति में इस व्यवस्था के तहत, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं वो खरीदे तथा बेचे जाते हैं। सरकारी प्रतिभूतियां खरीदे तथा बेचे जाते हैं। तो इसी व्यवस्था को हम कहते हैं OMO, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये व्यवस्था जो है एक साइट है, eKuber,
ई कुबेर, इसी वेबसाइट पे यानी कि इसी जो डिजिटल माध्यम से इसी साइट पे आपसे भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री किया जाता है किस पे, है ना। तो ई कुबेर नामक एक जो है साइट है उस पे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके तहत सरकारी प्रतिभूतियां क्या किया जाता है, खरीदे तथा बेचे जाते हैं, ये भी समझ गए होंगे। अब अगला है बैंक रेट। देखिए बैंक रेट क्या है, बैंक रेट का पहले महत्व कुछ और था। पहले था कि बैंक जो है इसी रेट पे, बैंक रेट पे ही आरबीआई से लंबी अवधि के लिए ऋण लेती थी, लेकिन अब ये उतना प्रासंगिक नहीं रह गया है। अब बैंक रेट पे क्या होता है कि मान लिया बैंक को कहा गया है कि आप सीआरआर के रूप में 3% रखिए, एसएलआर के रूप में 18% रखिए, लेकिन बैंक अगर इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, आरबीआई के जो ये सुझाव नहीं, निर्देश हैं, उसको पालन नहीं करता है, तो यहाँ पे आरबीआई बैंकों पे पेनाल्टी लगाती है, और वो पेनाल्टी का जो दर होता है वो बैंक रेट ही होता है। यानी आप सिंपल ये समझिए कि अब बैंक रेट पर ही बैंकों पर पेनाल्टी लगाया जाता है। पेनाल्टी किस लिए लगाया जाता है कि आप एसएलआर मेंटेन नहीं रखे हैं, आप सीआरआर मेंटेन नहीं रखे हैं, उस अवस्था में बैंक रेट के हिसाब से ही पेनाल्टी लगाया जाता है। आप ये भी समझ गए होंगे बैंक रेट क्या है। अब जो है यहाँ पे ये समझना है कि बैंक रेट पहले जो है, बैंक पहले 1999 से पहले की बात करें तो पहले बैंक रेट पे ही बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त करती थी, लेकिन अब क्या है कि उसके जगह पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट आया, है ना। इसको समझिएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है रेपो रेट में कि बैंक है जो आरबीआई से पैसा लेती है, यानी कर्ज के रूप में। ये समझिए, बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेती है कर्ज के रूप में, किस दर से, रेपो रेट से। यानी जिस ब्याज दर से बैंक आरबीआई से पैसा लेती है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट जो है, इसको मतलब ये जो कर्ज होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है ओवरनाइट यानी 24 घंटा के लिए इसमें कर्ज लिया जाता है, और एक कर्ज जो होता है वो 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन यानी 90 दिनों तक लिया जा सकता है इसके तहत, है ना। तो इसको कहते हैं टर्म रेपो, एक ओवरनाइट रेपो। इस पर हम बात करेंगे डिटेल से, लेकिन आप सिर्फ अभी इतना समझिए कि रेपो रेट के तहत बैंक जो है आरबीआई से कर्ज लेती है, सिंपल। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है, इसमें आरबीआई पैसा लेती है बैंकों से, यानी आरबीआई यहाँ पे ऋण लेती है, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये चीज़ समझ गए होंगे भी। इसके बाद एक है एमएसएफ। एमएसएफ में क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको समझिए, इसमें जैसे कहने का मतलब, इसमें भी कर्ज 24 घंटे के लिए बैंक जो है, इसमें भी बैंक कर्ज लेती है आरबीआई से, इसमें भी कर्ज लेती है एमएसएफ के अंतर्गत भी। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस ये है, यहाँ भी रेपो रेट में भी कर्ज ले रही थी, है ना, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट था, यहाँ पे जो कर्ज लेने का अमाउंट था रेपो रेट में, वो दो तरह के बताया हम, एक ओवरनाइट और एक टर्म रेपो। तो ओवरनाइट के तहत 0.25% लिया जाता था, 0.25%, और टर्म रेपो के तहत 0.75%, है ना। किसका, एनडीटीएल का, यानी एनडीटीएल का 0.25% ही कर्ज ले सकता था बैंक, और यहाँ पे 0.75%। लेकिन यहाँ पे एमएसएफ के अंतर्गत यहाँ पे बैंक जो है अपने एनडीटीएल का
2% तक कर्ज ले सकती है। ये चीज़ समझना है आपको। MSF के अंतर्गत अपने NDTL का 2% कर्ज ले सकती है 24 घंटा के लिए। ये जो है सब शॉर्ट टर्म लोन है ना। अब आपको ये सवाल आता होगा माइंड में कि आखिर 24 घंटा के लिए है ना बैंक लोन क्यों लेती है। अब इसको समझिए थोड़ा सा, बैंक लोन 24 घंटा के लिए क्यों लेती है। जैसे आप बैंक में पैसा रखे हैं तो बैंकों का ये आप जिसका जो पैसा जमा क्या है आपको हम बताए थे ना, वो देता है, उसकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी इसलिए है कि जो बैंक में आदमी पैसा जमा किया है वो कभी भी निकाल सकता है। तो कभी भी निकाल सकता है तो अगर मान ली बैंक के पास जो पैसा था वो अगर वो अपने पैसे को ऋण के रूप में दे दिया और उसके पास पैसा है नहीं, तो आजकल तो ATM से दिन रात चल रहा है ना पैसा, दिन रात पैसा निकल रहा है कि नहीं। तो उस स्थिति में बैंक क्या करेगा, जब उसका पैसा उसके पास समाप्त होता है, शॉर्ट होता है, तो जैसे ही मतलब ऐसा सिचुएशन आता है तो RBI से सब डिजिटल माध्यम में फटाफट हो जाता है कि नहीं। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि ऐसे सिचुएशन में बैंकों के पास तो पैसा आ रहा है भी, जा रहा है भी, मतलब दिन रात प्रक्रिया जारी है। तो इसी स्थिति में कहने का मतलब है कि उसको एक रात के लिए यानी 24 घंटा के लिए भी उसको ऋण लेना पड़ जाता है बैंकों को, है ना। ये चीज़ समझिएगा, इसमें आपको डायलेमा नहीं होना चाहिए, दुविधा नहीं होना चाहिए। हम आगे इस पर बात करेंगे सारे उपकरण पर बारी बारी से, इसका फिर क्या क्या इफेक्ट होता है ये भी बात करेंगे हम। अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये सब उपकरण हैं क्या, आपको माइंड में सेटअप किया जा रहा है कि आप इसको इस वर्ड से सबसे पहले परिचित होइए कि वर्ड है क्या, है ना, वर्ड का अर्थ क्या है, फिर उसका और भी इफेक्ट क्या है ये बात करेंगे हम। इसके अलावा फिर जो है गुणात्मक उपकरण है। गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत हम अगर बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें ये समझना है आपको कि इसमें अगर ये सारे उपकरण यूज कर लिए जाते हैं, मात्रात्मक उपकरण यूज करने के बावजूद भी अगर मुद्रास्फीति बढ़ा हुआ है तो कमने का नाम नहीं ले रहा है, मांग एकदम कमा हुआ है तो मांग बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कहने का मतलब RBI के इन प्रयासों से मात्रात्मक उपकरण के यूज करने के बाद भी जो प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है वो अगर नहीं सुधर रहा है तो उस स्थिति में वो गुणात्मक उपकरण का यूज करती है। और गुणात्मक उपकरण के तहत ये लोगों को करें, बैंकों को सुझाव देती है, दिशा निर्देश देती है, यानी उसको चेतावनी देती है कि आप देखिए, अब इसे मान लिया जाए कि रेपो रेट कम कर दिया गया, या रेपो रेट जो है जैसे बैंक पैसा ले रही थी RBI से, अब रेपो रेट कम करने कम ब्याज पे ही बैंकों को पैसा मिलना शुरू हो गया RBI से। RBI पैसा कम ब्याज पे इसलिए दे रही है कि तुम लोगों को कम ब्याज पे ही ऋण प्रदान करो, लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर रही है। तो उस स्थिति में माने वैसे ही सिचुएशन को डील करने के लिए गुणात्मक उपकरण का यूज किया जाता है, बैंकों को निर्देश दिया जाता है ना, उसे यहाँ तक कि पेनाल्टी भी लगाया जा सकता है उस पर, है ना। अगर मान लिया जाए कि प्रतिकूल स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी है, बैंक उसके निर्देश को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसको यूज करती है। तो ये कोई ज़्यादा नहीं है इसमें बस इतना ही समझना है। इसके बाद अब आइए समझते हैं नॉन ट्रेडिशनल, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। नॉन ट्रेडिशनल उपकरण यानी कि गैर पारंपरिक। तो इसमें देखिए पहला आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर मनी। देखिए नाम से ही सुनने में लग रहा है हेलीकॉप्टर मनी, जैसे लग रहा है कि पैसा हेलीकॉप्टर से गिराया जा रहा है, वाकई में ऐसा ही होता है। अब देखिए जब मार्केट में तरलता एकदम नहीं है लोगों का, जैसे अभी हम ये देखे थे कि जब लॉकडाउन समाप्त हुआ था तो लोगों के पास रोज़गार नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था। तो कहने का मतलब कि ऐसा सिचुएशन जब आ जाता है तो एक तो महंगाई भी बढ़ रही थी और ऊपर से लोगों के पास पैसा नहीं था, रोज़गार नहीं था, है ना। जैसे लग रहा था कि स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन उत्पन्न हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या करती है सरकार, तरलता बढ़ाने के लिए, है ना, हेलीकॉप्टर मनी का यूज करती है। अब देखिए तरलता बढ़ाने के लिए तो बैंक लोन भी दे सकती है लोगों को, लेकिन अब लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है। कोई इंजीनियर था, सपोज डैट उदाहरण ले रहे हैं, कोई इंजीनियर था वो 50,000 रुपये महीना कमा रहा था किसी प्राइवेट फैक्ट्री में ही, है ना, और प्राइवेट फैक्ट्री ही जो है बंद हो गया है। तो बताइए जब प्राइवेट फैक्ट्री बंद हो गया है, इंजीनियर अगर लोन लेने जाएगा बैंक में तो उसको किस आधार पर लोन देगा, बैंक नहीं देगी ना।
तो उस स्थिति में क्या होता है, तरलता संजाल की स्थिति उसको कहते हैं। यानी बैंकों के पास पैसा तो रहता है लोन देने के लिए, कैपेसिटी उसके पास रहता है, लेकिन वो लोन नहीं दे पाता, क्योंकि उसको लगता है किसको हम लोन दें किसको नहीं दें, कौन देगा फिर रिटर्न कौन नहीं देगा, मतलब ये डायलेमा में रहता है बैंक। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा ये किया जाता है, यानी कहने का मतलब आरबीआई उस स्थिति में नोट छापती है और कहती है ऐसा कीजिए, पैसा ऊपर से गिराइए, बैंक नहीं गिराएगा पैसा गिराने का मतलब ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर लेकर के ऊपर छीट दिया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है। सरकारी व्यय को बढ़ा दिया जाता है। हेलीकॉप्टर मनी के अंतर्गत क्या किया जाता है, सरकारी व्यय को बढ़ा दिया जाता है। सरकारी व्यय बढ़ाने का मतलब आपको पता होगा कि सड़कें बनना शुरू हो गई बड़े पैमाने पे, बिल्डिंग्स बनने शुरू हो गए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको पुश किया जाने लगा, उसमें और पैसा पंप किया गया। तो उससे क्या होता है कि मार्केट का तरलता बढ़ जाता है। अब तरलता जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लोगों का आय बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, मांग बढ़ेगा, है ना। तो स्थिति फिर कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ये वह हेलीकॉप्टर मनी, अगर आपसे ये पूछा जा सकता है ऐसे कि हेलीकॉप्टर मनी का यूज किस लिए क्यों किया जाता है, तरलता बढ़ाने के लिए या तरलता को घटाने के लिए, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, तरलता को बढ़ाने के लिए, है ना। ये हो गया हेलीकॉप्टर मनी। दूसरा है हेलीकॉप्टर हूवर। अब देखिए इसके ठीक विपरीत है ये। जब अर्थव्यवस्था में काले धन काफ़ी मात्रा में हो जाए कि जिससे आरबीआई के प्रयास, कहने का मतलब आरबीआई तरलता कम करने का प्रयास कर रही है लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना काला धन, इतना ब्लैक मनी आ चुका है मार्केट में कि आरबीआई के प्रयास जो है असफल हो रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, हेलीकॉप्टर हूवर का प्रयोग किया जाता है। हेलीकॉप्टर हूवर में क्या होता है, जैसे आप इसका एक सिंपल उदाहरण ले सकते हैं। 2016 में विमुद्रीकरण किया गया। विमुद्रीकरण करने का मतलब नोटबंदी हुआ था, है ना। तो नोटबंदी के दौरान जैसे जो नोटबंदी होती है तो इससे जो काले धन होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। तो उस स्थिति को हम कहते हैं हेलीकॉप्टर हूवर, है ना। अब इसमें क्या किया जाएगा, तरलता को हटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, आप समझिए। तो इसमें तरलता को हटाया जाएगा, क्योंकि तरलता बढ़ गया था इतना कि महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और आरबीआई के प्रयास जो है सफल नहीं हो रहे थे। तो उस स्थिति में हेलीकॉप्टर हूवर का यूज किया जाता है ना। फिर तीसरा एक है गैर पारंपरिक के तहत निगेटिव इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है, निगेटिव इंटरेस्ट रेट में कि मार्केट का तरलता यदि काफ़ी कमा हुआ है, यानी कि लोगों का मांग कम गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि निगेटिव इंटरेस्ट रेट, इसका कहने का मतलब है कि आरबीआई जो केंद्रीय बैंक है वो बैंकों को पैसा देती है किस पे, बिना ब्याज के। यहाँ तक कि और एक कहती है कि ऐसा करो तुम 5 लाख ले जाओ, अब 5 लाख के तुम जो है 4,80,000 नहीं देना, लेकिन ले जाओ। यानी कहने का मतलब है कि उल्टा इंटरेस्ट आरबीआई ही देती है, पैसा भी देती है और इंटरेस्ट भी देती है, या बिना इंटरेस्ट के देती है पैसा बैंकों को। तो उस स्थिति में जब बैंकों के पास पैसा आएगा तो बैंक का काम क्या है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए क्या करती है बैंक, लोगों को ऋण देती है। तो उसको जब फ्री ऑफ कॉस्ट में या और मतलब इस प्रकार का ऋण मिल जाएगा ऊपर से बिना ब्याज का, तो कम रेट पे ही, कम ब्याज दर पे ही लोगों को ऋण देना शुरू कर देगी। तो जब बैंक इस प्रकार से ऋण देना शुरू करेगी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, है ना। तो यही चीज़ है निगेटिव इंटरेस्ट रेट, इसी को कहते हैं। यानी कि इसका भी मकसद क्या होता है, तरलता को बढ़ाना। आपको प्रश्न इसी प्रकार पूछे जाते हैं कि निगेटिव इंटरेस्ट रेट में का उद्देश्य क्या होता है, या इससे क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, तरलता को, समझिए, तरलता को बढ़ाना। अब तरलता बढ़ेगा तो क्या होगा, मांग भी बढ़ेगा। तो हम इसमें मौद्रिक नीति के उपकरण के बारे में इस वीडियो में हम बात किए। उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ें समझ पाए होंगे, और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसे नोट भी करते चले जब हम
बताएं पढ़ाएं, तो उसमें आप इसे नोट करते जाइए। नोट करने का मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपका हो जाएगा फिर, है कि नहीं। मैंने आपका होने का मतलब कि आपके जेहन में इस प्रकार से घुस जाएगा कि आप इसे एग्ज़ाम टाइम में इसका बिल्कुल बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है काफ़ी बोर लगता है, उससे लगता है कि समझ में नहीं आता है कुछ, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए और इसका आप यूज करें। आप इससे डरे नहीं, बल्कि इससे लड़ें और इसमें आप विजयी भी हों। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इसे। आप इसका ये जो है अगला भी इसका 1-2 पार्ट और आएगा, है ना, क्योंकि अभी मौद्रिक नीति ये जो चीज़ें हम बताए CRR SLR ये सब, इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और भी। तो इसका अगला पार्ट का इंतज़ार कीजिए, है ना। आज के लिए धन्यवाद।